नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। जहाँ इसमें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है जोर शोर में। 20 नवंबर को चुनाव होना है, 23 नवंबर को रिजल्ट आनी है। उसके लिए सभी पार्टियां जो है इस बार जो महाराष्ट्र में 6 पार्टियां तीन पार्टियां मिलकर जो चुनाव लड़ रही हैं, यानी विकास आघाड़ी और महायुति। तो लड़ाई जो है महायुति और महाआघाड़ी में है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं शिवसेना के यानी शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता किरण सोनवणे जी, जो हमारे काफ़ी करीबी मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में काम कर चुके हैं, आईबीएन ग्रुप में काम किए हैं। तो हम इसे आज जो है रिक्वेस्ट किया और उसकी विषय पर चर्चा करने के लिए हम स्टूडियो में आए। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने समय दिया मुझे। धन्यवाद। तो इसमें राजनीतिक माहौल में हम राजनीति बात ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है इस समय जो महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही है उद्धव जी के बारे में, कि उद्धव जी ने 2019 में जिस तरह से उथल पुथल किया, क्या ऐसा 2024 में भी आशंका है कि कुछ उथल पुथल हो सकती है? अगर ये बात सही हुई तो ऐसे में जो है असली शिवसेना क्या करेगी और नकली शिवसेना जो दोनों लड़ाई है, इसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा? क्योंकि लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होगा पता नहीं। क्योंकि 6 पार्टियां हैं, कौन किसके साथ जाएगा चुनाव परिणाम के बाद, ये भी एक अलग विषय है। तो हम किरण सोनवणे जी से ये पहले चर्चा करेंगे कि शिंदे साहब का जो कार्यकाल रहा है 2.5 साल का, 2.25 साल का, हालांकि समय कम रहा है, लेकिन कम समय में जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है और जिस तरह से लोग एक जो है कार्यकुशल वाला मुख्यमंत्री देख रहे हैं, ऐसे में उनको कितनी जो है सफलता मिलने की उम्मीद है? सोनवणे जी, आप सवाल। देखिए कि जिस तरह से मैं अभी पिछले 1.5 महीने से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जा चुका हूँ, वहाँ के लोगों का, जैसे मैं पत्रकार रह चुका हूँ और पत्रकार होने के कारण लोगों के चेहरे पढ़ने की जो कला पत्रकार को होती है, वो मेरे पास यानी इतने सालों की पत्रकारिता के ये अनुभव से आ चुकी है। और मैंने ये देखा कि लोगों में बड़ा उत्साह है जी। और लोगों ने ये क्लियर कट आप बोल रहे हैं कि असली नकली शिवसेना, लेकिन लोगों में असली नकली का कोई भ्रम नहीं है। लोगों को क्लियर कट मालूम है कि एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जो है वो असली शिवसेना है। और इसका कारण ये है कि जिसके पास धनुष्य बाण है, जिसके पास नाम है, और उससे भी बड़ी बात कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों की शिवसेना है। आप देखोगे कि कोई भी अगर असली शिवसैनिक रहेगा और शिवसेना का थोड़ा भी उसका अध्ययन होगा, या शिवसेना में उसने 10-15 दिन या महीना 2 महीना भी काम किया होगा, तो उसको ये पता चलेगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने वाली शिवसेना ये कभी नहीं हो सकती। इसका कारण ऐसा कि ऑन रिकॉर्ड शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की नौबत आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी, उस दिन मैं मेरी ये राजनीतिक दुकान जो है वो बंद कर दूंगा। अगर जितना क्लियर कट होने के बाद भी। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी जो है श्यामगिरी जी, ये बायोलॉजिकल लिगेसी उनके पास है। जो फिलोसॉफिकल लिगेसी की बात आती है उसमें आदमी संघर्ष करता है। लाखों शिव सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, अपने घर का परवाह नहीं की है, जेल में गए हैं, ये पुलिस की मार खाई है, उसके बाद में ये शिवसेना खड़ी हुई है। बिल्कुल मेरा ये आह्वान है उद्धव ठाकरे जी और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी को कि आप हमें बता दीजिए कि आम शिवसैनिक के ऊपर कितने केसेस है, और आप बाला साहब ठाकरे की फिलोसॉफिकल अगर लिगेसी की बात करते तो आपके ऊपर कितने केसेस है। तो इसलिए आम आदमी में ये कोई भी शंका नहीं है। और दूसरी बात, माहौल महायुति को लेकर बहुत अच्छा है और लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि 20 नवंबर कब आए और हम लोग फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को वोट करें और पुनः एक बार एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाए। अब रही मुख्यमंत्री बनने की बात, तो जैसा कि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि
शिंदे साहब के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है ये। हाँ। और 2024 का तो क्या लगता है नतीजा आने के बाद क्या स्थिति बन देख रहे हैं आपकी? शिंदे साहब मुख्यमंत्री कितना आप भरोसा कर सकते हैं कि बने रहेंगे? देखिए, ये तो मूल निर्णय जो है वो महायुति की जो सेंट्रल कमेटी उसमें होगा, लेकिन मेरी जहाँ तक अध्ययन है और जिस तरह से महाराष्ट्र का चित्र, बदलती परिस्थितियाँ और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने आम आदमी को लेकर जो निर्णय लिए हुए, उसको लेकर मेरे मन में कोई आशंका नहीं कि हम लोग महायुति में सबसे बड़ी पार्टी करके उभर के आएंगे। और आमतौर पे देखा जाए, जैसे कि माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि जिसकी ज़्यादा जगह रहेगी उनको मुख्यमंत्री पद देंगे। और वैसे भी महाराष्ट्र का अभी आप देखोगे कि सारे चैनलों का या जिनका भी ये सर्वे एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को नंबर 1 की पसंदगी पूरे महाराष्ट्र में है। नहीं, वो बात सही है, आपने कहा कि नंबर 1 पसंदगी है। मेरे भी नंबर 1 पसंदगी है। मेरे पड़ोसी भी हैं एकनाथ शिंदे जी, मैं उनको जब नगर सेवक नहीं थे तब से जानता हूं मैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बीजेपी ने 150 से ज़्यादा सीट ली है चुनाव मैदान में, और शिंदे साहब को ऐसे में मिलेगा 80 या प्लस 80-85 सीट मिलेगा। तो ऐसे में नंबर 1 आप कैसे कह सकेंगे कि चुनाव परिणाम में जो है शिंदे साहब बीजेपी से ज़्यादा सीट पाएंगे? कैसे कह सकते हैं आप? ये क्या मालूम है क्या कि स्ट्राइकिंग रेट जो है वो हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा है जी। और दूसरी बात, सीट भाजपा ने बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो स्वाभाविक है उनके आमदार भी ज्यादा थे तो उनके हिस्से में ज्यादा पार्टी ये जाना, यानी हम लोग महायुति करके चुनाव लड़ रहे, सीट्स जाना ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी मैं अपने पार्टी को लेकर, हम लोगों ने 100 सीट की मांग की थी, अब युति में कितने मिलती है ये तय होगा। और हम लोग हर सीट को लेकर जिस तरह से कैंडिडेट और जो स्ट्रैटेजी पिछले 2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत शिंदे जी पूरे महाराष्ट्र में स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, उसको लेकर लग रहा है कि हमारी बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे महाराष्ट्र में आएगी। और आपको चमत्कार देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में आने वाले समय में कि एक चमत्कार करके कि महायुति कितने ज़्यादा सीटों पर आ रही है करके। इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद रहा है पिछले 2 साल तक। जैसे ही ये सत्तांतर हुआ उसके बाद मराठा आंदोलन शुरू हुआ, और मराठा आंदोलन में देखा कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां उनको सह देने लगी, विरोधी भी सक्रिय हो गए उनको मनोज जरांगे को लेके। तो ऐसे में मराठा आरक्षण कितना डिस्टर्ब करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? एक तो आपको बता दूं, मराठा आरक्षण के जो नेता है मनोज जरांगे पाटिल जी, उनके पसंदीदा नेता एकनाथ शिंदे जी है जी। और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी खुद मराठा है। वो महाराष्ट्र के एकमेव मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने मराठा मोर्चा में जाकर उनका स्वागत किया और वहां पे घोषणा लगाई, 1 मराठा लाख मराठा कर जी। और जो काम मराठा समाज के लिए पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है, इतिहास के 70 सालों में कभी नहीं हुआ। आपको बता दूं मैं श्यामगिरी जी कि मराठाओं को लेकर सारथी संगठन का जो है, उनको लेकर मराठा युवाओं की जो जिनको पास तो एग्जाम हुए थे लेकिन नौकरी की ये नहीं मिल रही थी, वो है 10% आरक्षण की बात है। अलग अलग जगह पर उद्योग धंधे के लिए ये अनुदान देने की या मदद करने की बात है। तमाम चीजें मतलब आप देखोगे कि मराठा समाज को ये 2 साल में जितना मिला है, अगर हर मराठा युवक, अगर हम लोग अभी खास एक किताब जारी करने वाले हैं कि हमारे कार्यकाल में मराठा युवकों के लिए, मराठा समाज के लिए क्या किया गया। और दूसरा, मराठा समाज यानी एकनाथ जी शिंदे जी को बहुत चाहता है। तमाम मराठा युवक जो है आमतौर पे वर्षा पर आते रहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर अभी जो परीक्षा एमपीएससी यूपीएससी की हुई थी उसको लेकर जो निर्णय लेना था, वो एक जैसे ही मुख्यमंत्री साहब को मालूम पड़ा, श्रीकांत शिंदे जी को मालूम पड़ा, दोपहर को मालूम पड़ा और शाम को निर्णय हुआ। तो मराठा समाज को लेकर पॉजिटिव, अभी तक तो मराठा समाज के कई मुख्यमंत्री हुए हैं लेकिन उन्होंने सारे
रईस मराठों का काम किया है, लेकिन गोर गरीब मराठों के लिए जो यानी जिसको मराठी में तळागाळातला मराठा जो बोलते हैं कि एकदम निचले तबके का मराठा जो सचमुच में यानी अपने हक के लिए लड़ रहा है और वाकई में परिस्थिति वैसी थी कि वो मूल प्रवाह से किधर हटक रहा था, छटक रही थी वो जमात, तो उनके लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो एकनाथ शिंदे जी है। मनोज जरांगे पाटिल जी जो है, आप उनको कभी भी जाके पूछिए, वो कहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उनको लेकर यानी मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल की आंदोलन की या उनके कोई घोषणा की हमारे गुट के ऊपर कोई प्रभाव आने वाला नहीं। आपके गुट पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, नो डाउट। शिंदे साहब उनके लिए 10% आरक्षण भी देने की पूरी प्रयास किए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैटर है वो। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मनोज जरांगे एक तरह से शिंदे साहब को चाहने वाले हैं, दूसरी तरफ वही देवेंद्र फडणवीस जी जो डिप्टी सीएम है और बीजेपी के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि मराठा जो समाज है का असर जो है महायुति पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ आप देवेंद्र फडणवीस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ शिंदे साहब की तरफ जा रहे हो, तो ये कौन सी राजनीति है ये? अभी वो क्या मालूम है क्या कि अभी मनोज जरांगे जी की और एकनाथ शिंदे अपना देवेंद्र फडणवीस जी की आपस में क्यों नहीं पटती है मुझे समझ में नहीं आया। 2-3 बार भाजपा के तरफ से भी उनके साथ बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो बात चल रही है कि उसका जरांगे पाटिल के आंदोलन का महायुति पर प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे उल्टा लगता है कि महाविकास आघाड़ी को ज्यादा नुकसान करेंगे। इसका एग्जांपल आप लोकसभा में देखा आपने, लोकसभा की 22 सीट से जो है 9 सीट पे आ गई। नहीं कहीं ना कहीं मराठा वो जो था ना उस टाइम पे अल्पसंख्यक गुट और दलित बहुजन के जो लोग थे उनके इधर जो प्रचार हुआ था कि संविधान बदला जाएगा, और दूसरा एक प्रचार हुआ था कि एनपीए लाएगी, एनसीए और एनपीए लाएगी, तो जिसको लेकर एक असुरक्षितता की भावना थी। और यहाँ का जो अम्बेडकराइट समाज है, शाहू फुले, महाराष्ट्र एक क्रांतिकारी राज्य रह चुका है। आप अगर पूरा इतिहास देखोगे तो स्वतंत्रता आंदोलन रहे, कोई भी आंदोलन में महाराष्ट्र अग्रेसर रहा है, तो संविधान को लेकर उनकी अपनी एक भावनाएं हैं। वो भावनाओं को लेकर उनको भ्रम फैलाने में जो महाविकास आघाड़ी यशस्वी हुई थी, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जाहिर सभा में कह दिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने यहाँ के अंबेडकराइट समाज के जो सबसे बौद्ध समाज बाबा साहब अंबेडकर को मानता है, उनके धर्मगुरु को लेकर, भंते जी को लेकर वर्षा पे लेके गए, वहां पे उनको भोजन दान दिया, चिवर दान दिया, उनके सामने नतमस्तक हुए। ये इतिहास की पहली घटना है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले तमाम लोगों में इसको लेकर एक अलग तरीके की खुशी है, और उनको पता है कि पहला मुख्यमंत्री है। अभी तक वर्षा पे कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। बाकी सारे कई लोग धर्म के धर्मगुरु गए होंगे, जैन धर्म के गए होंगे, हिंदू धर्म के गए होंगे, मुस्लिम, लेकिन बौद्ध समाज के धर्मगुरु को ले उधर जाकर उनके साथ में उनकी पूजा, पंचशील त्रिशरण करना, भोजन दान करना, इसको लेकर अंबेडकराइट समाज में बहुत अच्छा वातावरण है। और इस बार इस तरह की कोई बात नहीं। यानी लोकसभा का जो है लोकसभा में तो लोकसभा का भूल ही जाइए कि ये 2-1.5 साल में जो काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है उसको लेकर लोगों में बड़ी, यानी लोग इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का। जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं कि शिंदे साहब और फडणवीस जी मिलकर जब सरकार बना लिए, उसके कुछ ही दिन बाद, 6 महीने के बाद जो है अजीत दादा की एंट्री हो गई। काफ़ी कुछ देखा गया उसमें कि मुख्यमंत्री जी जो शिंदे साहब हैं काफ़ी नर्वस फील किए, भले वो अपने काम में बिजी रहे, लेकिन उनके चेहरे पर दिख रहा था कि कोई तीसरा आदमी आने के बाद वो नर्वस हो गए। अब जो है स्थिति और भी एक आ रही है कि उद्धव ठाकरे के बारे में काफ़ी नैरेटिव कहे या सच्चाई क्या है अंदर की, वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसी फैलाई जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो है कभी भी जो है पलटी मार सकते हैं, यानी महाविकास आघाड़ी तोड़ के जो है फिर बैक टू पेविलियन हो सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या एक म्यान में 2 तलवार रहेगी? यानी दोनों जो वाठा और शिंदे साहब
साथ में रह सकते हैं, ऐसा देख रहे हैं आप, ऐसा सोच सकते हैं? एक तो देखिए, हाइपोथेटिकल सवालों को जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बता दूं कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की। और दूसरी बात, उद्धव जी अगर शिवसेना प्रमुख के जो शिव तीर्थ के ऊपर उनका जो स्मृति स्थल है वहां जाकर अगर समझो नमस्कार करके अपनी जो गलती है वो गलती हुई, मैंने मेरे पिताजी के विचारों के खिलाफ जाकर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गया हूं। आपको पता है श्यामगिरी जी कि बाला साहब ठाकरे और शरद पवार जी की गहरी दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी। वो चाहते तो कभी का कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन करते थे, लेकिन अपनी दोस्ती और वैचारिक बांधिल की जिसको बोलते हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता जिसको बोलते हैं, उसको हमेशा बाला साहब ठाकरे ने अलग रखा हुआ है। यहां तक कि डंके के चोट के ऊपर उनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने बोला है, गड़ी चोट की है शरद पवार जी के ऊपर। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे माफी मांग के अगर तमाम शिव सैनिकों के पीछे आकर नाक रगड़ के बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई है, तो शायद और हम लोगों को या एकनाथ शिंदे जी को कोई ये नहीं है कि भाई मैं ये नेता होना, कोई ये नहीं है कि भाई मैं उनको, हमेशा इनका यही था कि विचारों की लड़ाई है। बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़कर शिवसेना हो कैसी सकती है, शिवसेना हो कैसी थी? अगर उनको ऐसी अक्ल आती है तो बाला साहब ठाकरे को जहां कहीं भी होंगे उनको खुशी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दोनों शिवसेना मर्ज हो सकती है? नहीं, मर्ज होने की बात अलग है, शिवसेना एक ही है ना, दो शिवसेना नहीं है। वो तो सोनिया सेना और शरद सेना बोल सकते हैं आप, शिवसेना उसको नहीं बोल सकते। शिवसेना एक ही है, बाला साहब ठाकरे के विचारे के ऊपर जो चलेगा वो शिवसेना और वो शिवसैनिक। यानी उद्धव जी अगर शिंदे साहब के पास आएंगे या शिंदे साहब उद्धव जी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं, कौन आएगा कौन जाएगा ऐसा नहीं है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी चला रहे हैं। स्वाभाविक है कि उनको एकनाथ शिंदे, अगर ऐसा हुआ परिस्थिति तो क्या ठाकरे जी, उद्धव जी जो है शिंदे साहब के अंदर में रहेंगे, क्या उद्धव जी को ही अभी ये हाइपोथेटिकल बात है। और दूसरी बात ऐसी कि सब शिव सैनिकों का नेता माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी है। वो कौन किसके नेतृत्व में काम करेगा वो अलग बात है, मेन बात ऐसा होना ना होना ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। लेकिन हमारी शिवसेना जो है वो असली है। हम लोग बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चल रहे हैं। जो भी हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है, जो नहीं आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे जो है जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बंडखोरी की तैयारी में है। ऐसे में क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का रिजल्ट किस तरह का हो सकता है? क्या थर्ड पार्टी भी कुछ चमत्कार कर सकती है, या विपक्ष ये जो इंडिपेंडेंस है वो अपने चाबी अपने साथ रखेंगे, ऐसा लगता है आपको? क्या देख रहे हैं आप? अभी देखिए कि महाराष्ट्र और देश का मतदाता जो है जी वो बहुत ही होशियार हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जो ऐसे कोई अपक्ष या तीसरी आघाड़ी चौथी आघाड़ी बनाकर खड़े हुए थे, कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर अपना मत जो है वो जाया करने के लिए नहीं जाता जी। उसकी भूमिका पहले से तय रहती है। उसको पता है कौन सत्ता में आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। सत्ता में आने के बाद काम करने के लिए सेंट्रल का सपोर्ट रहता है, लगता है वो सपोर्ट किसके पास है, ये सारी चीजें मतदाता जानता है। तीसरी कुकर मुत्ते जैसे चुनाव आने के बाद में ऐसी कई पार्टियां, कई उम्मीदवार खड़े होते हैं। बंडखोरी तो वो हर 5 साल के बाद चुनाव होता है तो छोटे मोटे पार्टी के असंतुष्ट लोग करते हैं बंडखोरी। लेकिन अभी मतदाता बहुत होशियार है, वो बुद्धि रखता है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया है। और इस बार भी जो रेस में है, सत्ता के रेस में पार्टियां, उनको ही वो मतदान करेंगे, बाकी दूसरों को मतदान करने का कोई सवाल नहीं आता। 23 नवंबर को क्या पिक्चर देख रहे हैं आप? 23 नवंबर को हम लोग बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और मैं अभी भी देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि महायुति को 200 से ज्यादा सीट मिलेगी
210, 215 भी मिल सकती है। हम लोग बड़ी मात्रा में आएगी, चमत्कार करेगी, क्योंकि आप देखो हमने सारे छोटे छोटे तबकों को वो रिलीफ पहुंचाया, उनको मदद पहुंचाई है। लाड़की बहन योजना को लेकर 2,38,00,000 बहनों को अभी खाते में पैसे आ चुके हैं। ग्राम सेवक को जो पाता था उसके हमने सवाल किए, शिक्षक को लेकर काम किया हुआ है, आशा वर्कर को लेकर काम किया है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लोगों ने काम किया है। हर तबके को, या महामंडल की बात हो, जैन समाज को महामंडल मिला, वारकरी संप्रदाय को महामंडल मिला हुआ है। छोटे छोटे लोगों को उनके विकास के रास्ते माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने खोले हैं, और लोग उसका जरूर रिजल्ट देंगे और हम लोग सत्ता में आएंगे। धन्यवाद किरण जी। तो आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ एडवांस में 23 तारीख के लिए। तो हम आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, किरण सोनवणे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, सिंधी जी के। हम इनसे जो है चर्चा कर रहे थे राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। तो आपकी भी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी हमारी चर्चा के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद किरण जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।